सभी मेरा सम्मानित परिवार है, छत्तीस बिरादरी, आप सब पिता तुल्य मेरे बुजुर्ग, नौजवान साथी और साथ में बैठी मेरी माताएं बहनें, आज बादली गांव में आप सबने इतना मान सम्मान स्वागत किया, हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम का। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आज आपका आशीर्वाद जो मिला है, अपने घर में जब आशीर्वाद मिलता है तो बहुत उससे हौसला बढ़ता है। आपने अपने बच्चों का आज बहुत हौसला बढ़ाने का काम किया। जो लड़ाई लड़ रहे हैं हम, उस लड़ाई में आपका दिया हुआ हौसला बहुत काम आएगा। आपका मैं फिर बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप लोग बहुत देर से बैठे हैं, इसको मैं उतार लेता हूँ, फिर भी ज्यादा होगी आपकी इजाजत लेके। आप लोग बहुत देर से बैठे हैं, मैं ज्यादा बातें नहीं मगर कुछ बातें कहनी जरूरी हैं, क्योंकि हमारा ये प्रोग्राम चल रहा है हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम पूरे प्रदेश में। मगर मैं भी पहले, उससे पहले आपको बधाई भी देता हूँ और आपका धन्यवाद भी करता हूँ। अभी पीछे जब भाड़ा जोड़ो यात्रा आई, पूरे देश में होके आई 3500 किलोमीटर, लेकिन जो जैसे रिकॉर्ड हरियाणा में स्थापित हुए, जैसा कार्यक्रम पूरे हरियाणा में, मेवात की दक्षिण हरियाणा की एक छोर से लेकर अंबाला तक, और आप सब कदम से कदम पे आप लोगों का सबका साथ मिला, और पानीपत की रैली जो सबसे ठंडे दिन, पूरे साल के सबसे ठंडे दिन वो रैली हुई, और उस रैली में पूरे देश का रिकॉर्ड बना। और उसमें मुझे पता है कि अगर सबसे ज्यादा अगर भूमिका रही तो बादली की भूमिका रही। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। उसी से माहौल बना है, उससे जो आज प्रदेश में जो माहौल बन गया बदलाव का, वो आपने अपनी मेहनत से बनाया है। आज हम ऐसे समय में अपने गांव में बात कर रहे हैं जब चुनाव का 1 साल रह गया है। प्रजातंत्र में हमारे संविधान के अनुसार 5 साल में चुनाव होते हैं, पहले 4 साल सरकार के होते हैं, आखिरी 1 साल लोगों के सोचने विचारने का होता है, विपक्ष के लोगों के बीच में जाने का होता है, और लोग फिर सोच समझ के तराजू पे रख के फैसला करते हैं। वोट की चोट से आने वाले समय का निर्णय करते हैं। अब 1 साल रह गया लोकसभा चुनाव में, तो शायद 1 साल से भी कम 11 महीने में चुनाव का बिगुल बच जाएगा। आपके बीच में हम लोग सारे आएंगे लोकसभा चुनाव में। मगर इस बार लोकसभा के साथ विधानसभा का भी चुनाव, इस बार अटकलें लगाई जा रही, और ये अटकलें हमसे ज्यादा, जब अभी पीछे बीजेपी के अंदर आपको याद होगा, 1-2 महीने पहले बीजेपी के जो केंद्रीय गृह मंत्री है अमित शाह जी आए थे हरियाणा में। उनका 2 दिन का प्रोग्राम था। पहले दिन का कार्यक्रम तो उनका गोहाना में रैली थी, वो तो उनकी रद्द हो गई थी। होगी थी कि नहीं होगी थी? वो रैली तो रद्द हो गई थी। बता रहे थे ठंड की वजह से लोग, मौसम ठंडा ज्यादा मौसम था, तो इसलिए लोग नहीं आए। ठंडा मत बता रहे हैं, फरवरी में रैली थी, ठंड ज्यादा थी उस दिन। 6 जनवरी को पानीपत में ठंड कम थी, मगर इस बार दूसरा चल रहा है। इस बार जनवरी के बाद फरवरी में ज्यादा ठंड हो गई। लेकिन पहला दिन कार्यक्रम उनका कैंसिल हुआ, और उन्होंने भी सोच समझ के, जैसे पिछली बार प्रधानमंत्री जी जब भी आते थे रोहतक में रैली करते थे, 3-3 बार लोकसभा चुनाव में रोहतक में रैली करी, इस बार भी उन्होंने आके गोहाना में रैली करी। तो आप समझ सकते हो कि वो, मगर वो आपको और मेरे को पता है, और उससे हमें कोई ऐतराज भी नहीं। वो अगर चुनौती देते हैं तो उस चुनौती को स्वीकार करते हैं। लेकिन वो जब अपने 2 दिन के कार्यक्रम, पहले दिन कैंसिल हो गया, दूसरे दिन के बाद जब जाने लगे, तो उन्होंने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को कहा कि तैयारी रखो, इस बार लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव होने की संभावना की तैयारी रखो। अखबार में मैंने पढ़ी तो इससे एक बात स्पष्ट हो गई कि उनको भी समझ में आ गया कि ये जो प्रदेश में सरकार है, खट्टर सरकार, ये लोकसभा चुनाव तक तो आप खींच सकते हो, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी के और जेजेपी के विधायक जब आखिरी 6 महीने की बात आएगी तो वो काबू में नहीं रहेंगे। तो उन्होंने तभी ये कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद तो पंजे उखड़ते दिख रहे हैं, साथ ही इलेक्शन की बात आई। कुल मिला के 1 साल रह गया, और इसीलिए आपके और हमारे सोचने विचारने का समय। 9 साल पहले हरियाणा के लोगों ने बड़े
विश्वास के साथ ये सरकार बनाई थी। पूरे प्रदेश ने इनका साथ दिया, यहां से भी चुन के गए, पूरे हरियाणा में अलग अलग जगह से चुन के गए, और खट्टर सरकार ने जन्म लिया 9 साल पहले। आज ये सोचने का समय, 9 साल में इन्होंने प्रदेश के लिए क्या किया क्या नहीं किया, इनके सारे निर्णय, सारी इनका चाल चरित्र चेहरा, सब कुछ धरती पे क्या परिणाम आए उन इनके फैसलों के। 9 साल बहुत बड़ा समय होता है। जो हरियाणा 2014 से पहले, जब भाजपा की सरकार बनी, उससे पहले कांग्रेस की सरकार में, हुड्डा सरकार में, देश में विकास दर में नंबर 1 था। हम प्रति व्यक्ति आय में नंबर 1 थे, प्रति व्यक्ति निवेश में यानी कि इन्वेस्टमेंट में नंबर 1 थे। गुजरात से 3 गुना इन्वेस्टमेंट हमारे हरियाणा में हो रहा था। कहीं थर्मल के कारखाने लग रहे थे, कानपुर में, खेदड़ में, झाड़ली में, तो कहीं एम्स के अस्पताल आ रहे थे, कहीं बहादुरगढ़ में मेट्रो आ रही थी, तो मानेसर में इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप बन रहा था, रोहतक में IMT स्थापित की जा रही थी। पूरे प्रदेश में विकास और निवेश हो रहा था। रोजगार सृजन में हम देश में सबसे आगे थे। कृषि उत्पादकता में, किसान के हितकारी फैसलों में हरियाणा का नाम आता था, देश में सबसे आगे। खिलाड़ियों के सम्मान में पूरे देश की सारी सरकारें, उस समय हरियाणा देश में खिलाड़ियों के सम्मान में देश सबसे आगे माना जाता था। गरीब की कल्याणकारी योजनाओं में, चाहे 100 गज के प्लॉट के फैसले की बात हो, चाहे मकान की इंदिरा आवास योजना की बात हो, चाहे राशन कार्ड पे उस समय चीनी, तेल, दाल जो बंद हो गए उसकी बात हो, और चाहे बुढ़ापा पेंशन हो। आम आदमी की सरकार बन गई थी 2012 में, आपको याद, दिल्ली में, लेकिन तब भी हम डंके की चोट पे कहते थे कि देश में सबसे ज्यादा कहीं पेंशन हरियाणा में होगी तो हरियाणा में होगी। सबसे ज्यादा पेंशन उस समय देश में हरियाणा में थी। हरियाणा देश में आगे था। 10 साल तक कहीं कोई लाठीचार्ज की जरूरत नहीं आई, किसी को धरने करने की जरूरत नहीं आई, कहीं पुलिस प्रशासन के बल के प्रयोग की आवश्यकता नहीं पड़ी। विकास का पहिया हमारे इलाके में भी घूम रहा था। वही हरियाणा आज 9 साल की खट्टर सरकार के बाद, बीजेपी की सरकार के बाद, आज विकास में तो 19वें पायदान में, नीति आयोग के अनुसार, भारत सरकार के अनुसार विकास दर में 19वें पायदान में है। और आगे पहुंच गया देश में तो बेरोजगारी में, देश में नंबर 1 बेरोजगारी में। हर घर में एक बेरोजगार नौजवान, बेरोजगारों की फौज खड़ी हो गई। हरियाणा दिल्ली के 3 तरफ है। यहां बेरोजगारी, यहां तो ये तो रोजगार देने वाला प्रदेश होना चाहिए। इसको दूरदर्शिता से आप प्रदेश चलाओ, देश में सबसे आगे प्रदेश होना चाहिए, रोजगार देने वाला प्रदेश होना चाहिए। लेकिन ना तो इन्वेस्टमेंट आया, ना निवेश आया, ना प्राइवेट में उस हिसाब से तेजी से हम आगे बढ़े। प्राइवेट नौकरी, सरकारी जितनी नौकरियां निकली, भर्ती घोटालों की भेंट चढ़ गई। पीछे जब छापा मारा गया HPSC में तो 1.5 करोड़ रुपए तो HPSC के दफ्तर में बरामद हुए। भर्ती घोटाले, HPSC SSC घोटाले। फौज में हमारा इलाका बहुत जाता था। हर साल 5,500 भर्ती होती थी फौज में। आजादी से लेकर 2019 तक 5,500 की भर्ती औसत हर साल फौज से होती थी। इस बार वो पक्की भर्ती भी जो फौज की थी वो भी सपना रह गया। अग्निपथ की योजना आई और 5,500 की बजाय केवल 950 अग्निवीर लिए गए। कितना बड़ा झटका आने वाले समय के लिए हमारे पूरे इलाके को, पूरे प्रदेश को। 950 अग्निवीर लिए गए, जिनमें से कुल मात्र 200 से कुछ ज्यादा उनको पक्के 4 साल के बाद किया जाएगा। बाकी बिना पेंशन के 4 साल के बाद घर छुट्टी वापिस आ जाएंगे। कहीं रिश्ता होता है, पहले कहते थे गर्व से कि भैया हमारे घर में फौजी है, इसका रिश्ता हो रहा है। आज अगर कोई फौजी हो तो चेक करना पड़ता है दूसरी बार, अच्छा फौजी है वो तो ठीक है, ये बताओ भर्ती कब की है, यही पूछते हैं ना कि भाई पक्की है या कच्ची 4 साल के बाद आ। तो बेरोजगारी में हरियाणा प्रदेश बेरोजगारी में नंबर 1। महंगाई में आज देश में सबसे ज्यादा व्यय, डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस का सिलेंडर सबसे महंगा। अगर हरियाणा में एक बीजेपी की एड चलती थी, हमारे समय 400 रुपए सिलेंडर था, एड चलती थी बीजेपी की, बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार भाजपा सरकार सिलेंडर की फोटो लगाते थे। मेरे ख्याल 400 से तो सस्ता हो ही गया होगा सिलेंडर, हैं? 400 से कम होगा। जची नहीं थारी, मेरे थारी जची नहीं काकी, बुरा मत मानना। क्योंकि आजकल एड चल रही है, आजकल मीडिया में एड चल रही है कि भाई जो है महंगाई हुई कम, बेरोजगारी हुई कम,
बीजेपी में है दम। ये एक महंगाई चल रही, तो अगर महंगाई कम है, ये ऐड चल रही है टीवी पे, नारा है बीजेपी का, तो मेरे ख्याल सिलेंडर 400 तो सस्ता होगा। या तो मैं ऐड की मानूं या थारी मानूं। काका काका कह रहे भाई हम भगत दोगे हमारी मान ले, चलो आपको पता होगा ज्यादा। तो ये बेरोजगारी, महंगाई, और काकी कह रही मेरी मान, कह रहे राशन कार्ड और काट दिया। ये महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार की भेंट हरियाणा प्रदेश का विकास चढ़ गया। ऐसा खुला भ्रष्टाचार हरियाणा में, जो देश में, जिस तरह से देश में बड़े उद्योगपति घरानों को फायदा पहुंचाने के लिए बीजेपी सरकारें चल रही हैं, हरियाणा में तो उससे कई गुना भ्रष्टाचार। ये जो समझौता हुआ जेजेपी का, बीजेपी का, दुष्यंत चौटाला ने जो समर्थन दिया, वो समर्थन भ्रष्टाचार की लूट की छूट का समर्थन है, आपको पता है। समर्थन दे दिया, समझौता हो गया, महकमे बांटे गए। महकमे इस बात पे नहीं बांटे कि कौन से महकमे से कौन कितना काम कराएगा। स्वास्थ्य महकमे में कौन एम्स लाएगा, पर्यावरण महकमे से कौन मेट्रो लाएगा, कौन बिजली के कारखाने लगाएगा, कौन थर्मल के कारखाने लगाएगा, कौन नेशनल हाईवे बनवाएगा। वो तो आपके बेटे और आपके बच्चों की सोच हो सकती थी। महकमे इस बात पे बांटे गए, लोगों के काम नहीं, कैसे खुद का विकास हो, कैसे कहां से खुद की गाड़ी कमाई हो। शराब का महकमा कौन लेगा, रजिस्ट्री का महकमा कौन लेगा, माइनिंग का कौन लेगा, पंचायत महकमा, पंचायत का महकमा कौन लेगा, कौन सा बीजेपी का मंत्री लेगा, कौन सा जेजेपी के मंत्री लेगा, कौन हरियाणा की सरकार में कौन सा ऐसा खोपर होगा जो एकला बढ़ के, कौन सा खोपर पूरा जीवन लग जाएगा। ये हम नहीं कह रहे, इन्हीं के विधायक महकमे बांटे गए। तो दादा गौतम नारनौंद के हमारे पणजी विधायक राम कुमार गौतम जी का बयान आया कि खोपर बढ़ गया, सरकार में एकला ही जीवन लग रहा है। खुला भ्रष्टाचार का ऐसा उदाहरण देश में नहीं है। इस आधार पे समझौता हुआ। आज भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, लोगों को आपस में उलझाकर राजनीति, विकास की पटरी से उतार दिया हरियाणा इस सरकार ने। यह इलाका उस बात का गवाह है, पूरा हरियाणा इस बात का गवाह है। अभी ये सड़क की बात कर रहे थे, झज्जर से बादली, अरे इस इलाके में एक एक सड़क इस बात की गवाही देगी। कुलदीप, मैं छोटा था, बच्चा था, इस पूरे इलाके की एक एक सड़क गवाही देगी। बड़े बुजुर्ग इस बात की गवाही देंगे, आपकी और हमारी पूरी जवानी की ये इलाका गवाही देगा। बचपन से आते थे, रोहतक से पहले झज्जर पहुंचते पहुंचते, और उसके बाद झज्जर से बादली पहुंचते पहुंचते, और उसके बाद बादली से बाड़सा पहुंचते पहुंचते ये इलाका और मेरे बड़े बुजुर्ग गवाही देंगे जो है। और आज दुख की बात यह है कि दोबारा से इस इलाके को भूल गई ऐसी सरकार प्रदेश में आई। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं अपने बड़े बुजुर्गों से और अपने मन और आत्मा से कहना चाहता हूं, अगर ये काम नहीं भी करते तो भी हम काम चला लेते। लेकिन इन्होंने तो आपका, हमारा मान सम्मान कुचलने का काम किया। इन्होंने तो काम बिगाड़ने का काम किया, इन्होंने तो लोगों को उलझाने का काम किया। अगर काम नहीं भी करते तो भी हम समाई कर लेते, लेकिन इन्होंने हर वर्ग का अपमान, हर वर्ग का मान सम्मान मिट्टी में मिलाने का काम किया। कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिसको सड़क पे नहीं आना पड़ा और उस वर्ग को अपमानित इस सरकार ने ना किया हो। किसान आंदोलन में देश का किसान 1 साल तक बैठा रहा। 750 किसानों घरों के चिराग बुझ गए। हम एक एक घर में जाते थे, एक एक परिवार में जाते थे, उनके आंसू पोंछने जाते थे। वो किसी का कोई बेटा था, किसी का कोई पति था, किसी का कोई पिता था, किसी का भाई था। और हम जब संसद में जाते थे कि इनकी बात नहीं मानते, लेकिन इतना बड़ा वर्ग एक आंदोलन कर रहा है, इतने दिनों से धरने पे है, 2-3 दिन धरने चलते हैं। किसी की तबीयत बिगड़ जाए तो प्रशासन में हड़कंप आ जाता है। ये भी देश के नागरिक हैं। अगर आप इनकी बात नहीं मानते तो कम से कम सहानुभूति के 2 शब्द कह दो कि हर रोज इतने शव वापस आ रहे हैं इन धरनों से। हमारे काके ताऊ बैठे हैं, इनकी भी जगह है कुछ देश में। जब मैं उठ के खड़ा होकर संसद में बात करता था, मैं बताना चाहता हूं आपको, आपके आशीर्वाद से
मैं 19 साल से देश की सबसे बड़ी पंचायत का सदस्य हूं। मैंने बहुत सा समय देखा है, लेकिन ऐसा समय जब संसद में एक दूसरे से चर्चा होती है तो उसके बाद बाहर आके कैंटीन में एक के साथ दूसरे के साथ चाय भी पीते हैं, खाना भी खाते हैं। लेकिन ऐसा समय था कि जब यूं मजाक उड़ाते थे, कोई उपद्रवी बताता था, कोई क्या कहता था, क्या क्या शब्द कहता, मैं नहीं कह सकता। और जब अकेला में पड़ जाता था, हरियाणा से 15 सांसद हैं, 14 बीजेपी के हैं, 10 लोकसभा 5 राज्यसभा में मिलाकर 15 में से 14 बीजेपी के हैं। जब ऐसा अकेलापन महसूस होता था तो किसी के साथ चाय पीने का, पानी पीने का भी जी नहीं करता था। जाता था पार्लियामेंट में, आपकी बात उठाता था, क्योंकि उठाऊं नहीं तो कहां का नया उठाऊं तो मैं क्या करूं। और उसके बाद वापस आके जो है आपकी लड़ाई लड़ने की हम लोग कोशिश करते थे। आज इस प्रदेश में किसान को अपमानित होना पड़ा। मनरेगा का बजट 1/3 कर दिया। मजदूरों ने जब प्रदर्शन किया करनाल में, उन पे लाठीचार्ज हुई। गरीब आदमी को अपमानित होना पड़ा। ग्रामीण सफाई कर्मचारी, चौकीदार, वो अपना मानदेय बढ़ाने गए पंचकुला में, उन पे लाठीचार्ज हुई, 60 लोग घायल हुए। छोटे छोटे बच्चों को स्कूल के आगे बैठना पड़ा, स्कूल बंद हो गए, 9 साल से शिक्षकों की भर्ती नहीं। उनका अपमान करने का सरकार ने किया, उनको भी धरने के रास्ते पे आना पड़ा। हमारी महिलाएं, आंगनवाड़ी, आशा वर्कर, इनका अपमान हुआ, इनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ करनाल में। इनके आंदोलन को पुलिस के बल से दबाने का काम इस सरकार ने किया। यहां तक कि देश के खिलाड़ियों को भी जंतर मंतर पे बैठना पड़ा। खिलाड़ी भी जंतर मंतर पे बैठे और उन खिलाड़ियों का भी अपमान, बीजेपी के एक सांसद ने उन खिलाड़ियों का भी अपमान किया। उनको एक प्रदेश का बताया, जाने क्या क्या कहा। वो खिलाड़ी थे जो ओलंपिक में 60% मेडल विजेता, एक साथ जंतर मंतर में बैठे थे कि देश की सरकार में सुनवाई नहीं, हमारी मान सम्मान, हमारी इज्जत भी सुरक्षित नहीं, हमारी बहन बेटियां बैठी थी। लेकिन उनको भी एक प्रदेश की नजर से देख लिया, उनकी इज्जत को भी, उनका भी अपमान इस सरकार ने किया। कोई ऐसा वर्ग नहीं, एक सरपंच रह रहे थे, ये सोचते थे हम छोटी सरकार हैं, सरपंचों को की तो बात सरकार कम से कम सुनेगी, मगर पीछे सरपंचों को के साथ भी जो किया वो आपके सामने। कोई ऐसी सरकार जो मान सम्मान ना करे, काम ना करे, भ्रष्टाचार करे और आप सबका मान सम्मान, हर वर्ग का अपमानित करे, ऐसे घमंड में, ऐसे अहंकार में। और इसीलिए लड़ाई लड़ रहे हैं, इसीलिए ये लड़ाई आपके मान सम्मान के लड़ रहे हैं, आपके स्वाभिमान के लड़ रहे हैं, हरियाणा के स्वाभिमान के लड़ रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज 1 साल बचा है, मैं अपने घर परिवार से पूछना चाहता हूं, बादली गांव में आपका आशीर्वाद, आपका साथ होगा तभी ये लड़ाई लड़ी जाएगी। मैं पूछना चाहता हूं, इस लड़ाई में आप अकेले तो नहीं पड़ने दोगे। मैं ऐसे ये पूछना चाहता हूं, ये लड़ाई लड़ें कि नहीं लड़ें? आप कहोगे तो लड़ेंगे इनसे, आप कहोगे तो लड़ाई लड़ेंगे और ये लड़ाई जीतेंगे, और ये लड़ाई लड़ेंगे भी और लड़ाई जीतेंगे, क्योंकि हमारी नैतिकता की लड़ाई है। हमारी हरियाणा खुशहाली के रास्ते पे, विकास के रास्ते पे लौटाने की लड़ाई है। ये लड़ाई हमारी सच की और राजनीतिक धर्म की लड़ाई है। सबको साथ लेके हरियाणा देश में सबसे आगे पहुंचे, 36 बिरादरी का मान सम्मान हरियाणा प्रदेश में, हमारी लड़ाई है और इसीलिए हम जीतेंगे। पूरे प्रदेश में माहौल, आज पूरे प्रदेश में माहौल बदलाव का आपकी तरफ पूरा प्रदेश देख रहा है। कल मैं यमुनानगर में था, परसों मैं कैथल में था, पूरे हर प्रदेश के कोने कोने में आज बदलाव की गूंज है। बदलाव तो प्रदेश पिछली बार भी जाता था, लेकिन लोगों के साथ ठगी हो गई। बीजेपी ने 75 पार का नारा दिया था, याद होगा आपको, 75 पार की लोगों ने हवा निकाल दी। बीजेपी कहती थी, एक कहता था 75 पार, एक ठीक कह रहा है चीची, एक कहता था 75 पार, दूसरा कहता था बीजेपी को कर रहे हो जमुना पार। इलेक्शन का नतीजा आते ही दोनों बन गए जमा पक्के। यार बन गए कि नहीं बन गए? और भाई हरियाणा में बना दी भ्रष्ट सरकार, हरियाणा में बना दी निकम्मी सरकार, और आज जनता कर रही है हाहाकार। ये हरियाणा की स्थिति है। बदलाव पिछली बार भी चाहते थे, थोड़ी कसर रह गई, इस बार बदलाव तय है और उस बदलाव में मुझे विश्वास है आपका साथ और आशीर्वाद मिलेगा। और हम भी संकल्प कराए, हाथ से हाथ जोड़ो का जो हमारा संकल्प है, 5-6 संकल्प हैं जो आपके बीच में लेना चाहता हूं। हरियाणा दोबारा विकास की पट्टी पे लेके आएंगे और उसके बाद मैं कुछ अपनी दिल की बात आखिर में कहूंगा।
भाई संकल्प हाथ से हाथ जोड़ो का क्या संकल्प है? हाथ से हाथ जोड़ो यानी कि हरियाणा के हर भाई को दूसरे भाई से प्यार प्रेम की डोर से जोड़ो। हाथ से हाथ जोड़ो, पहला संकल्प हाथ से हाथ जोड़ो। दूसरा संकल्प किसान को एमएसपी गारंटी से, मान सम्मान से किसान को जोड़ो, हाथ से हाथ जोड़ो। तीसरा संकल्प हाथ से हाथ जोड़ो, हर गरीब परिवार को 100-100 गज के प्लॉट से जोड़ो, क्योंकि इन्होंने स्कीम बंद कर दी। जिनको मिल गए थे वहां पे 2 कमरे का सरकारी खर्च से मकान बनवा के देंगे, जहां 100-100 गज के प्लॉट बन गए थे। और जहां 100 गज के प्लॉट जिन परिवारों को नहीं मिले थे वहां 100 गज के प्लॉट दिलवाने का काम करेंगे। तो हाथ से हाथ जोड़ो, हर गरीब परिवार को 100 गज के प्लॉट और 2 कमरे के सरकारी मकान से जोड़ो। हाथ से हाथ जोड़ो, हाथ से हाथ जोड़ो। नौजवानों को, जो देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हरियाणा प्रदेश में, नौजवानों को रोजगार से जोड़ो। 2 लाख नौकरी समाप्त कर दी हरियाणा प्रदेश में इस खट्टर सरकार ने। पहली कलम से 9 साल से शिक्षकों तक की भर्ती नहीं हुई। जैसे देश में बड़े उद्योगपति घरानों के हवाले पोर्ट, सी पोर्ट, रेलवे बड़े उद्योगपति घरानों के हवाले की जा रही, ऐसे ही हरियाणा में भी सरकारी नौकरियां समाप्त की जा रही हैं। हाथ से हाथ जोड़ो, हर नौजवान को रोजगार से जोड़ो। 2 लाख नौकरी जो खत्म करी है पहली कलम से बहाल करके 2 लाख की भर्ती निकलवाने का काम करेंगे, ताकि पूरा प्रदेश हमारे इलाके को। हाथ से हाथ जोड़ो, बड़े बुजुर्गों को भी नहीं भूलेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर धोखा इस प्रदेश में किसी के साथ हुआ है तो बड़े बुजुर्गों का साथ हुआ है। बड़े बुजुर्गों का था 5100 पेंशन। आपको याद होगा जब जेजेपी ने, दुष्यंत चौटाला ने समर्थन दिया बीजेपी को, जब इनकी 10 सीट आई, 10 सीट आते ही ये कहा कि हम उस पार्टी को समर्थन देंगे जो 5100 पेंशन देगी। हुड्डा साहब ने कहा कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में आपसे पहले 5100 पेंशन लिखा हुआ था, आप कांग्रेस पार्टी के साथ आओ, हम 1 नवंबर 2019 यानी कि 4 साल पहले हम पहली तारीख से 5100 पेंशन देंगे। बोला नहीं, मैं पहले बीजेपी से बात करूंगा। अमित शाह जी के घर गए, गृह मंत्री जी के घर पे बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, आपको फोटो याद होगी टीवी में। एक तरफ केंद्रीय गृह मंत्री खड़े थे, एक तरफ खट्टर साहब खड़े थे, बीच में दुष्यंत चौटाला थे, और क्या कहा, समझौता हो गया, 5100 पेंशन आएगी और बीजेपी की सरकार बनेगी, खट्टर साहब मुख्यमंत्री बनेंगे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आई। मेरा ये मानना है शायद 5100 पेंशन आपकी आली होगी। आगे क्या है कदे आप आपकी रह रही हो, बाकी आगे हो, नहीं आई, आधी भी नहीं, आधी आई है, कट और गई। तो भाई हाँ जो है बड़े बुजुर्गों के साथ बड़ा धोखा। इसीलिए डंके की चोट में फिर देश में सर्वाधिक बुढ़ापा पेंशन होगी। बीजेपी प्रदेश के सारी सरकारें सुन ले, डंके की चोट पे आम आदमी पार्टी, बाकी प्रदेशों में सारी पार्टियां सुन ले, देश में सर्वाधिक पेंशन होगी। हाथ से हाथ जोड़ो, हरियाणा के बड़े बुजुर्गों को जोड़ो। 6000 बुढ़ापा पेंशन से हरियाणा के बड़े बुजुर्गों को जोड़ो पहली तारीख से। ये भी नहीं कि भाई पेंशन दिलवाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, पहली तारीख से, ताकि एक घर में 2 पेंशन आए तो 12,000 एक तनख्वाही आ जाए बड़े बुजुर्गों की। हाथ से हाथ जोड़ो, खिलाड़ियों को दोबारा से पदक पाओ और पद पाओ की नीति से जोड़ो, ताकि ओलंपिक में हमारी विजेता बहन साक्षी मलिक को जंतर मंतर पे 9 साल की खट्टर सरकार के बाद हाथ जोड़ के ना बैठना पड़े। खिलाड़ियों का मान सम्मान हो, देश में हरियाणा का नाम हो, दुनिया में हरियाणा का नाम हो। तो हाथ से हाथ जोड़ो, खिलाड़ियों को दोबारा से पदक लाओ, पद पाओ की नीति से जोड़ो। हाथ से हाथ जोड़ो, हर गांव और शहर को विकास की उस रफ्तार से जोड़ो। मैं एक उदाहरण देता हूं अपनी बात। कल हमारे विधानसभा में एक जयवीर वाल्मीकि जी खरखौदा के, उन्होंने सवाल पूछा कि मेट्रो का क्या है हरियाणा में। जवाब मिला खट्टर सरकार का कि 2010 में भारत सरकार ने फैसला किया था कि दिल्ली के बाहर मेट्रो जा सकती है। 10 से 14 तक 4 साल में हुड्डा सरकार में, कांग्रेस की सरकार में 41 किलोमीटर हरियाणा के अंदर मेट्रो आई। गुड़गांव में, बल्लभगढ़, फरीदाबाद और बहादुरगढ़ 4 शहर मेट्रो से जुड़े और 41 यानी कि 1 साल में 10 किलोमीटर मेट्रो उस समय मंजूर हो रही थी और बन रही थी। लेकिन 9 साल में, यह भी एक कमाल है, विकास को रोकना आसान काम नहीं है। 9 साल में 40 किलोमीटर आप छोड़ो, 40 इंच आप छोड़ो, 40 सेंटीमीटर भी मेट्रो कहीं मंजूर नहीं हुई। इसीलिए हाथ से हाथ जोड़ो, हरियाणा के गांव
शहर को मेट्रो से जोड़ो, हरियाणा के गांव शहर को विकास की उस रफ्तार से जोड़ो ताकि बहादुरगढ़ की मेट्रो सापला होकर रोहतक पहुंच सके और नजफगढ़ की मेट्रो बादली होकर झज्जर पहुंच सके, फरीदाबाद की मेट्रो आगे पलवल पहुंच सके, जो ताकि विकास में विस्तार हो। हाथ से हाथ जोड़ो। स्वास्थ्य, ये एम्स बनाया था, बड़ी मेहनत से बनाया था, बहुतों की आंखों में रड़क गए थे क्योंकि पूरे देश में एक प्रोजेक्ट था ये नेशनल कैंसर। 11 इसमें अस्पताल थे बड़े बड़े, कैंसर इंस्टीट्यूट से लेकर हार्ट इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूट्स 11 थे। बड़ी मेहनत से प्रधानमंत्री से लेकर स्वास्थ्य मंत्री से लेकर देश के एक एक जहां जा सकता था वहां पे आपके बच्चे की तरह, क्योंकि एक ही सपना था हमारा इलाका देश में सबसे आगे पहुंचे। ये एम्स नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट का फाउंडेशन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने दिया था, काम शुरू हो गया था। उसके बाद 10 अस्पतालों को भूल गए, कोई परवाह नहीं कर रहा। महम के अंदर एयरपोर्ट आना था, नेशनल एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वो नोएडा चला गया। वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट इधर आता, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के बाद तो हमारा इलाका कितना आगे जाता। गोहाना के अंदर रेल कोच फैक्ट्री मंजूर कराई थी, वो बनारस चली गई। दुख इस बात का नहीं सब चले गए, दुख इस बात का है कि हमारा इलाका के भविष्य पे इतनी बड़ी चोट जब मारी जा रही थी तो कुछ लोगों द्वारा ये कहा तो चलो वकालत नहीं कर रहे थे जो सत्ता में बैठे थे, लेकिन लोगों को आपस में उलझाने का काम कर रहे थे। जब छत्तीस बिरादरी के हमारे भविष्य को हमसे छीना जा रहा था, कुछ अगर करते नहीं तो कम से कम बिगाड़ते तो नहीं काम। मुझे बहुत दुख है, मुझे अपना दुख नहीं, इस लोकसभा चुनाव में हार जीत होती है, जीवन में, राजनीतिक जीवन में ये चीजें चलती हैं, लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि हमारे इलाके का कितना नुकसान हुआ। मुझे इस बात का भी थोड़ा अफसोस है कि एक ऐसे व्यक्ति को यहाँ से बीजेपी ने कैंडिडेट बनाया जिन्होंने ये कहा कि कांग्रेस पार्टी में थे और कांग्रेस पार्टी उन्होंने छोड़ी, इस बात पे छोड़ी कि ये सारा काम रोहतक करा रहे हैं, रोहतक लोकसभा में करा रहे हैं, ये आरोप लगा के उन्होंने बीजेपी छोड़ी। करनाल से टिकट मांग रहे थे, उनको वहां से टिकट नहीं मिली, उनको यहीं से टिकट मिल गई। और जो ऐसे जिन्होंने ऐसा आरोप लगाया कि सारा काम यहाँ कर रहे थे, लोगों ने उन्हीं को यहाँ से चयनित कर दिया। हमारे इलाके का नुकसान हुआ, हमारे भविष्य का नुकसान हुआ। और कभी कभी मौके आते हैं, आपने बहुत थोड़ी उम्र में मुझे आशीर्वाद देके एक ऐसे पायदान पे पहुंचा दिया था, कई बार आखिरी पायदान पे ऐसे समय पे पहुंचा दिया था। देश के विपक्ष, जितने विपक्षी दल थे, जितने विपक्षी नेता थे, उन सब की नजर थी कि अगर यहाँ से रोहतक से आप दोबारा से आशीर्वाद देके भेजते तो देश के विपक्ष में और देश के नेतृत्व में आपका बहुत बड़ा, उस बड़ी पंचायत में जहाँ आपने मेरे को भेजा था, वहाँ एक बहुत बड़ा स्थान इस इलाके का मिलने जा रहा था। लेकिन कई बार आखिरी पायदान पे पहुंच के कोई कमी रह जाती है। हो सकता है कुछ कमी रह गई हो, मेरे से कोई कमी रह गई हो, मैं एक बात कहना चाहता हूं, लेकिन ये जो हो जाता है उसको वो अच्छा हो जाता है। अब तो आगे की तरफ हम बढ़ेंगे, हरियाणा के अंदर बदलाव और परिवर्तन के संकल्प के साथ बढ़ेंगे। और अपने इलाके की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि आज सब आपकी तरफ देख रहे हैं, मैं आपसे यही पूछना चाहता हूं कि भाई ये ईमानदारी से जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, इस लड़ाई में आपका साथ और आपका आशीर्वाद पूरा रहेगा कि नहीं रहेगा, मैं पूछना चाहता हूं। और यहाँ ये एक बात कह रहे थे, कुलदीप ने एक बात कही, हमारे विधायक ने कह रहे थे कि एमपी साहब कभी आपको मौका मिलेगा तो हमारी 2 ही मांग हैं, यहाँ के विकास की और यहाँ के रोजगार की। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कुलदीप, ये बाकी आपने सारी चीज अच्छी कही, मैं बड़ा खुश हूँ हर चीज से, लेकिन यहाँ की कोई मांग मेरे आगे, मेरी जन्मभूमि सांगी हो सकती है, लेकिन ये एक एक गांव
ये एक एक गली, ये एक एक बड़े बुजुर्ग जो बैठे हैं, अगर मेरी कर्म भूमि है जीवन में जहां मैंने अपनी सारी जवानी लगा दी, तो यह इलाका मेरी कर्म भूमि है। कोई इस इलाके के लिए कोई मेरे को कोई पैरवी कोई करे वो ठीक नहीं है। करूंगा तो पैरवी मैं करूंगा इस इलाके की, कभी और किसी इलाके को मेरे आगे कुछ करने की जरूरत नहीं। तो लड़ाई ये लड़ रहे, ठीक बात है ना। इस इलाके की पैरवी करने का अगर हक है तो भाई कुलदीप आपसे ज्यादा वो हक मेरा है, बुरा मत मानना। वो जो हक है तो भाई, मगर आपने सही भावना में बात की और हम सब चाहते हैं कि इलाका आगे बढ़े, हरियाणा आगे बढ़े। और ये मौका है पूरे प्रदेश में, आज एक एक कोने के अंदर यही जो है लोगों के मन में भावना है। जिन लोगों ने विश्वासघात किया, लोग उनका भी हिसाब करने को तैयार हैं। मैं जो है अभी पीछे जींद में गया, 30 तारीख को उचाना में पब्लिक मीटिंग है, उस उचाना की पब्लिक मीटिंग के भी आज फोटो आप मंगा के देख लेना। वहां के उचाना के उस कोने से लेकर और प्रदेश के हर कोने में बदलाव की गूंज आपको सुनाई देगी। आपका आशीर्वाद रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय राम जी की, जय बादली की।